अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश के जबलपुर के रिवझा में अनिरुद्ध आचार्य का एक पंडाल लगा हुआ था, जिसमें इंद्र कुमार तिवारी नाम का एक इंसान जिनकी उम्र 45 साल थी वो भी पहुंचते हैं। वो अनिरुद्ध आचार्य जी से कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं, कुछ बातें करना शुरू करते हैं। वो उनको कहते हैं कि इंद्र कुमार की उम्र जो है वो 45 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसके अलावा उनके पास 18 एकड़ ज़मीन भी है और इस ज़मीन की देखरेख आने वाले टाइम में कौन करेगा। ना उसकी बीवी है और ना ही कोई आगे संतान है। अब इस बात को अनिरुद्ध आचार्य मजाक में उड़ा देते हैं। शायद किसी भी इंसान के सामने ये बातें हों तो इंसान इन बातों को मजाक में ही उड़ाएगा, लेकिन इंद्र कुमार नहीं जानते थे कि जो बात उन्होंने ऑन कैमरा कही है वही उनकी एक बहुत भयानक मौत का कारण भी बनेगा। अप्रैल में ये पंडाल लगा था, जिसके बाद मई मंथ के आते आते ये जो वीडियो थी ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होनी शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे। जिसके बाद थोड़ा टाइम और बीतता है और मई मंथ के ही मिड में इंद्र कुमार तिवारी की दोस्ती होती है खुशी तिवारी नाम की लड़की से। इंद्र कुमार की उम्र थी 45 साल और खुशी तिवारी की उम्र थी सिर्फ 19 साल। थोड़ा टाइम ये बातें और होती हैं और धीरे धीरे बातों ही बातों में इनमें करीबियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद बात शादी तक भी पहुंच जाती है मई के मंथ में ही। और इसी मंथ के एंड तक कौशल, जो कि खुशी तिवारी का भाई था, वो गोरखपुर से जबलपुर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो कि लगभग 600 किलोमीटर का था। और वो इंद्र कुमार के घर पहुंचता है, जहां पे वो अपनी बहन का रिश्ता लेके आया था। इंद्र कुमार ये देखते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुशी उनको वैसे ही पसंद आ गई थी, उससे उनकी बातचीत पहले ही होती थी। जब वो ये सब कुछ देखते हैं कि उसका भाई उनके घर तक पहुंच गया है तो वो बहुत खुश थे कि शादी की बातें फाइनली प्रोसीड कर गई हैं। और इसी के चलते वो खुशी के इस भाई को होटल में लेके जाते हैं, वहाँ पे अच्छा खाना खिलाते हैं। सारी बातें फाइनलाइज होती हैं, जिसके बाद 3 जून को इनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन शर्त ये रखी जाती है कि जो इंद्र कुमार हैं उनको गोरखपुर जाना पड़ेगा शादी करने के लिए, मतलब लगभग 600 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और वो स्पेसिफिकली उनको अकेले ही जाना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे खुशी की फैमिली में से भी ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ खुशी होगी और उसका ये भाई होगा। खैर, अभी तक इंद्र कुमार और खुशी की इतनी बातें हो चुकी थी कि उन्होंने एक दूसरे का ट्रस्ट जीत लिया था। ये बात बहुत नॉर्मल थी कि उनको अकेले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंद्र कुमार, जिन्होंने ऑन कैमरा अपनी ज़मीन 18 एकड़ बताई थी, असल में उनकी ज़मीन सिर्फ 3 एकड़ थी और उसमें से भी वो कुछ पार्ट गिरवी रखते हैं और इसी के चलते वो 1.5 लाख रुपया किसी इंसान से लेते हैं। इन्हीं पैसों से वो कुछ गहने लेते हैं शादी के लिए और गोरखपुर की तरफ निकल जाते हैं। 2 जून की शाम को ये गोरखपुर के लिए निकले थे, जिसके बाद 3 जून को इनकी और खुशी की गोरखपुर के ही एक मंदिर में शादी हो जाती है। जिसके बाद ये सीधा एक होटल में जाते हैं। अब ये जो शादी वाला समय था, इसके बाद जब वो होटल में जाते हैं तो इंद्र कुमार खुशी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, जो कि वो वापस अपने भाई को भेजते हैं, जो कि अभी भी जबलपुर में ही रह रहा था। फैमिली भी ये देख के बहुत खुश थी, आसपास के लोग भी बहुत खुश थे इंद्र कुमार के लिए। फाइनली 45 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई है। जिसके बाद 3 जून की रात निकलती है, 4 जून की रात निकलती है, 5 जून तक इंद्र कुमार की अपने घर पे बातचीत होती रहती है। सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल ही लग रहा था। घर पे वो बोल के गए थे कि 6 जून को वो वापस आ जाएंगे खुशी के साथ, लेकिन जैसे ही 6 जून आती है इंद्र कुमार की फैमिली इंद्र से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। 6 जून निकलती है, 7 जून निकलती है। जब इंदिरा के भाई और उनकी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है तो वो 8 जून को पासी के पुलिस स्टेशन मंझौली पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाते हैं अपने भाई के मिसिंग होने की, जिसके बाद पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। खैर, जब तक ये सब कुछ हुआ था, इसी दौरान 6 जून को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाईवे 28 पे झाड़ियों में एक लाश मिलती है। मतलब कुछ लोग थे जो कि अपनी बकरियां चरा रहे थे। अचानक से एक बच्चा अपनी बकरी की तरफ जाता है। जैसे वो वहाँ पे देखता है तो एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी, जो कि देखने में काफ़ी एजड लग रहा था। देखने में क्लियरली लग रहा था कि उसको चाकुओं से मारा गया है। और ये जो चाकू था, यही चाकू इस इंसान के गले में फंस गया था। जब उस पर बहुत बार वार किया गया था तो अनफॉर्चुनेटली एक बार चाकू ऐसी जगह गले में लग गया था कि उसके बाद वो निकल ही नहीं पाया। और शायद मारने वाले बहुत जल्दबाजी में इस लाश को यहीं पे छोड़ गए थे। जिसके बाद पास के ही कुशीनगर पुलिस स्टेशन में कॉल की जाती है। पुलिस मौके पे वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे ये इंसान कौन है और इसको मारा किसने होगा। वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये इंसान बहुत दूर से आया था, जिस वजह से जान पहचान हो नहीं पा रही थी।
इसी सब के दौरान जो दूसरी तरफ मंझौली पुलिस थी वो इंद्र कुमार का फ़ोन नंबर लेते हैं और उसकी ट्रेसिंग शुरू कर देते हैं। जब वो ट्रेस करते हैं तो उनको पता चलता है कि लास्ट जो इंद्र कुमार का फ़ोन था वो 5 जून को एक्टिव था और उस समय वो फ़ोन कुशीनगर में था, जिसके चलते पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, कुशीनगर पुलिस स्टेशन वालों से कॉन्टैक्ट करती है। जब इन दोनों की बात होती है तो कुशीनगर पुलिस स्टेशन से इनको खबर मिलती है कि 6 जून को उनको एक लाश मिली थी जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जब ये लाश इंद्र कुमार के भाई को दिखाई जाती है तो वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका भाई ही है, इंद्र कुमार ही है। अब यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसी दौरान जो इंद्र कुमार के भाई थे उनको एक कॉल आती है एक इंसान से जो कि खुद को खुशी का भाई बता रहा था और वो कहता है कि वो 11 जून को उनके घर आएंगे। कुछ ज़मीन के कागजात हैं जो कि इंद्र कुमार को बिलोंग करते हैं और उनको वही चाहिए, क्योंकि अब जो खुशी थी वो इंद्र कुमार की वाइफ हो चुकी थी, लेकिन शायद इंद्र कुमार की जान जाने के बाद वो अकेली रह गई थी और उनकी जायदाद पे अब उसी का हिस्सा बनता था। यही बात इंद्र कुमार के भाई मंझौली पुलिस स्टेशन में भी बताते हैं, जिसके बाद पुलिस चेक करना शुरू कर देती है 11 जून को उनके घर के आसपास ही कि कब वो इंसान आए और कब वो उनसे इंसान को पकड़े, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि इसी इंसान ने ये सब कुछ किया होगा। 11 जून का दिन आता है, ये इंसान वहाँ पे पहुँचता भी है, लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है उसको समझ आ जाता है कि शायद पुलिस उस पर नज़र बनाए हुए है और इसी के चलते पुलिस के हाथ लगने से पहले ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस को समझ आ गया था कि उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर इंद्र कुमार किसी के साथ कॉन्टैक्ट में थे तो वही इंसान ऐसा कर सकता है जिसने उनको वहाँ पे बुलाया था। इसी के चलते इंद्र कुमार की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाई जाती हैं। वहाँ से पुलिस को एक लड़की का नंबर मिलता है जो कि खुशी तिवारी ही थी और साथ ही उसके भाई का कॉन्टैक्ट भी मिलता है। थोड़ा ही टाइम लगता है और कुशीनगर पुलिस वाले इन दोनों को अरेस्ट भी कर लेते हैं। जब पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्राइम करने के बाद झूठी कहानियां बनाते हैं, लेकिन इनके पास वो मौका भी नहीं था। जो कुछ भी इंद्र कुमार अपने साथ लेके गए थे वो सब कुछ मिसिंग था और इन्हीं दोनों के वहाँ से ये बरामद किया जाता है। क्लियर हो चुका था कि इन्हीं दोनों ने ये सब कुछ किया है। अब पुलिस सब कुछ जानना चाहती थी कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। खुशी तिवारी जिसकी इंद्र कुमार से शादी हुई थी, जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसका असली नाम खुशी तिवारी है ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम है साहिबा बानो। उसने अपना नाम सिर्फ और सिर्फ इंद्र कुमार तिवारी से शादी करने के लिए चेंज करवाया था और इसी के चलते उसने एक नकली आधार कार्ड भी बनवा लिया था सो दैट जब उनको शादी करनी हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो कौशल नाम का इंसान था जो कि खुशी का भाई था, इंद्र कुमार के घर बात करने गया था, वो असल में खुशी का भाई था ही नहीं, वो इस लड़की का हस्बैंड था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही रह रहे थे, लेकिन जब ये रील अचानक से खुशी के फीड में पॉपअप होती है तो वो अपने पति के साथ मिलके ये प्लान करते हैं। 18 एकड़ ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है और इसी के लालच में ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। जिसके बाद सबसे पहले साहिबा बानो अपना एक फर्जी आधार कार्ड बनवाती है एक फर्जी नाम से। उसी नाम से वो सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू करती है और उसके बाद वो सीधा इंद्र कुमार तिवारी को ढूंढती है। वहीं से इनकी बातें होना शुरू होती हैं, ये प्यार का झूठा नाटक होता है और उसके बाद ये शादी का खेल भी रचाया जाता है। इनफैक्ट जो इंद्र कुमार ने अपनी फैमिली में एक फ़ोटो भेजी थी अपनी वाइफ के साथ, मतलब कि साहिबा बानो के साथ, वो भी साहिबा बानो की ही चाल थी। वो चाहती थी कि इंद्र कुमार ये फ़ोटो अपने घर पे भेजे जिससे घर वालों को ये श्योर हो जाए कि इंद्र कुमार की शादी हो गई है, सो दैट इंद्र कुमार के मरने के बाद उसकी विधवा बन के साहिबा बानो को ही ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मिले। और इंद्र कुमार के मरने के उन्होंने बहुत सारे रीजंस बना के रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जल्दबाजी में उनसे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो पकड़े गए। साहिबा बानो ने ये भी बताया कि जब उनकी 3 तारीख को शादी हुई थी उसी के बाद वो होटल तो गए थे, लेकिन उसके बाद वो बहला फुसला के इंद्र कुमार को अपने गाँव ले गई थी, जिसके बाद उनको इतना मौका भी नहीं मिला कि वो एक सुहागरात भी बना सके। जिसके बाद जब 5 जून का दिन आता है तो वो इंद्र कुमार के खाने में कुछ नींद की दवाइयाँ मिला देते हैं, जिसके बाद जब उसको गहरी नींद पड़ जाती है तो साहिबा बानो, कौशल और उनका एक दोस्त शमशुद्दीन और साथ ही एक और दोस्त जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया, ये चारों मिलके इंद्र कुमार को बहुत बेरहमी से मारते हैं। जिसके बाद मारते मारते जब चाकू उनके गले में फंस जाता है तो वो उसको निकाल नहीं पाते। इसी के चलते वो उसको ऐसे ही रहने देते हैं और हाईवे 28 पे चले जाते हैं। वहीं पे झाड़ियों में इस लाश को फेंकते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। साहिबा बानो और कौशल ने मिलके शमशुद्दीन और जो चौथा उनका दोस्त था उसको ये बताया था
कि जब वो ये ज़मीन बेचेंगे तो उसमें से 50-50 हज़ार वो इन दोनों को भी देंगे। और इसी लालच में उन्होंने साहिबा बानो और कौशल का साथ भी दिया था। सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप अपनी शेखियाँ, आप अपनी अमीरी सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर देते हैं तो यू नेवर नो आप कितने दुश्मन उस एक वीडियो के थ्रू अपने बना रहे हैं। एंड यू नेवर नो कौन उनमें से किस तरीके से आपकी जान ले सकता है। आपको क्या लगता है इंद्र कुमार तिवारी इतने भोले भाले रहे होंगे कि वो धीरे धीरे साहिबा बानो के सारे जाल में फंसते गए? बल्कि ऐसी सिचुएशन में होता ऐसा है कि जब किसी इंसान से आपको प्यार हो जाता है या फिर कोई इंसान आपको किसी तरह का झांसा दे देता है तो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी आप उस जाल में फंसते जाते हैं, ये सोचते हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। लेकिन यू नेवर नो इंद्र कुमार तिवारी जो कि अकेले 600 किलोमीटर दूर चले गए थे शादी करने, उन्होंने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों ही होगा।